अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे ससुराल में 7 अफराद थे मगर खाना हमेशा 8 लोगों के लिए पकता था। अभी मेरी शादी को 1 ही हफ़्ता हुआ था, इसलिए मैं ये देखकर सोचती थी कि इस घर में 8वां कौन था। फिर एक दिन मेरी छोटी नंद और सास कपड़े ख़रीदने गए तो इन दोनों ने मुझसे छुपकर एक बच्चे के कपड़े ख़रीद लिए। ये देखकर मैं हैरान रह गई। अगर वो हमारे होने वाले बच्चे के लिए कपड़े ख़रीद रहे थे तो उन्हें ये बात मुझसे नहीं छुपानी चाहिए थी। खैर, ये तो मैं जान गई कि वो मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे थे, जैसे घर की ऊपरी मंजिल के आखिरी कोने में बना वो कमरा जहाँ सिर्फ मेरी सास ही जाती थी। और फिर एक दिन मैंने अपनी सास को इस कमरे में खाना ले जाते देख लिया। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि घर में कोई और भी था जिसे मुझसे छुपाया जा रहा था। मगर क्यों? मैं इस घर की बहू थी और अब इस घर का हिस्सा भी बन चुकी थी, तो इस कमरे में जो भी रहता था मुझे उसके बारे में बता देना चाहिए था। मैं ये बात सोचकर अपने ससुराल वालों से खफा हो गई, मगर मैं नहीं जानती थी कि यह मेरे भले के लिए था। लेकिन मुझ पर उस 8वें फर्द को देखने का जुनून सवार हो गया। फिर एक दिन जब मेरी सास नहाने के लिए बाथरूम गई तो मैं जल्दी से ऊपर गई और जैसे ही मैंने उस कमरे में झांका तो मैंने चीख मारकर बेहोश हो गई, क्योंकि वो एक तो भला मेरा नाम बीना था और मेरी शादी गैरों में हुई थी। मेरे ससुराल में मेरा सास ससुर और शौहर, 3 देवर और एक नंद रहती थी। ये कुल 7 अफराद थे। मगर मेरे ससुराल जाकर मैंने एक अजीब बात नोट की। मेरे ससुराल में 7 अफराद थे मगर खाना हमेशा 8 लोगों के लिए पकता था। अभी मेरी शादी को 2-3 दिन हुए थे, इसलिए सारे काम मेरी सास ही करती थी। मेरा ससुर और शौहर जॉब करते थे, इसलिए वह जल्दी जल्दी नाश्ता करके दफ्तर चले जाते थे। शौहर की वजह से मैं भी जल्दी जाग जाती थी और जब हमारा नाश्ता कमरे में आ जाता तो मैं भी उसके साथ ही नाश्ता कर लेती थी। वह नाश्ते के बाद दफ्तर चला जाता था और मैं अपने कमरे की सफाई करके बावर्ची खाने में आ जाती थी, जहाँ मेरी सास नाश्ता बना रही होती थी। मेरे 3 देवर अभी छोटे थे और इनमें से 2 स्कूल जाते थे, जबकि उनमें से सबसे बड़े वाला कॉलेज जाता था। इसलिए सुबह सवेरे वो बड़ा शोर मचाते थे और जब वो तीनों घर से निकल जाते थे तो घर में एकदम खामोशी छा जाती थी, क्योंकि अब घर में मेरी सास, नंद और मैं ही रह जाते थे। ऐसे में मेरी सास 2 पराठे बनाने के बजाय 3 बना लेती थी, बल्कि मुझसे नज़र बचाकर एक छोटी सी ट्रे सजा लेती थी। मेरी नंद वही बावर्ची खाने में नाश्ता कर लेती थी और फिर स्कूल चली जाती थी। ऐसे में वो छोटी सी ट्रे देखकर मैं हैरान रह जाती थी, मगर मेरी सास मेरे बावर्ची खाने में होने तक वो ट्रे मुझसे छुपा कर रखती थी। अभी मेरी शादी को 1 ही हफ़्ता हुआ था, इसलिए मैं ये देखकर सोचती थी कि मैं इस घर में 8वां कौन था जिसके लिए मेरी सास ट्रे सजाती थी। लेकिन ये बात मैंने नहीं जान पाई। फिर एक दिन मेरी नंद ने अपने स्कूल के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी थी। मेरी सास और नंद ने बाज़ार जाने का प्रोग्राम बना लिया। मुझे कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो। वैसे भी मैं बोर हो रही थी, इसलिए मैं उनके साथ बाज़ार चली गई। जब मैं बाज़ार गई तो वैसे भी मेरी नई नई शादी हुई थी, इसलिए मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी, मगर मैं यूं ही दुकान में सजे कपड़े देखने लगी। फिर उसी वक्त मैंने देखा कि मेरी नंद और सास ने मुझसे छुपकर एक बच्चे के कपड़े ख़रीद लिए। ये देखकर मैं हैरान रह गई। हमारे घर में भला छोटा बच्चा कौन था? फिर मुझे ख्याल आया कि शायद वो हमारे होने वाले बच्चे के लिए कपड़े ख़रीद रहे थे। मगर फिर मैंने सोचा कि ये तो खुशी की बात थी, इसलिए उन्हें ये बात मुझसे बिल्कुल भी नहीं छुपानी चाहिए थी, बल्कि मुझे ये कपड़े दिखाने चाहिए थे। खैर, ये तो मैं जान गई कि वो मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे थे और मुझे बताना नहीं चाहते थे। ये बात अपने शौहर से भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि नया नया साथ था, वो कहीं ये ना समझ लें कि मैं उसके घर वालों पर शक कर रही थी। इसलिए मैंने ये बात उनसे नहीं पूछी, बल्कि मैं तो बार बार इस बात को नज़रअंदाज कर देती थी। मगर बार बार ये बात मेरे सामने आ जाती थी, क्योंकि अब मैं उस घर का फ़र्द थी। मैं अक्सर सास के पास जाती थी तो बार बार उसकी नज़रें घर के ऊपरी मंजिल की तरफ उठ जाती थी। घर की ऊपरी मंजिल के आखिरी कोने में बना वो कमरा जहाँ सिर्फ मेरी सास ही जाती थी। मैं सोचने लगी कि वहाँ ऐसा क्या था जो मेरी सास की नज़रें बार बार वहीं उठ जाती थी। फिर एक दिन शाम को मैंने चाय बनाई तो मैंने सारा दूध चाय में डाल दिया। जब हम चाय पी रहे थे तब मेरी सास ने मुझसे दूध का पूछ लिया और मैंने उसे बताया कि मैंने तो सारा दूध चाय में डाल दिया था। तो वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो गई और इसने जल्दी से मेरे देवर को बाज़ार से दूध लेने भेज दिया और उस बेचारे को चाय भी नहीं पीने दी। उस बात ने मुझे हैरान कर दिया था। फिर ऐसी कई बातें होने लगी जिनसे मुझे शक होने लगा कि मेरे ससुराल में ऐसा कोई भी था जिसे मुझसे छुपाया जा रहा था, मगर वो कौन था और वो कहाँ था और ये सब मुझसे किस लिए छुपाया जा रहा था। फिर दिन गुजरने के साथ साथ मैं घर के काम करने लगी
और अब मुझ पे इससे पहले कि घर के सारे काम मेरी सास कर लिया करती थी और शाम के वक्त मेरी ननद उसकी मदद कर दिया करती थी, मगर ऊपरी मंजिल के कमरे तक मैं कभी नहीं गई क्योंकि मेरी सास ही उसकी सफाई कर दिया करती थी। और वो ये सब उसी वक्त करती थी जब मैं अपने कमरे में आ जाती थी, ताकि मुझे इसके बारे में पता ना चल सके। मगर कब तक मैं भी इस घर की फर्द थी, आखिर मुझसे राज कब तक छुपा रहता। और फिर वही हुआ। एक दिन मैंने दोपहर का खाना पकाया और दोपहर का खाना पकाने के बाद दोपहर के वक्त मैं और मेरी सास ही होते थे, मगर मैं अपने तीनों देवर और नंद का भी खाना पकाती थी क्योंकि वो आमतौर पर दिन के 2 बजे तक घर आ जाते थे, मगर मैं और मेरी सास 12:30 तक खाना खा लेते थे। उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने खाने के बाद अपनी सास को बताया और अपने कमरे में आ गई। तबीयत खराबी के बावजूद मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने सोचा कि सर दर्द की गोली ले लूँ ताकि इस दर्द से तो आराम आ जाए, इसलिए मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई। अभी मैं बरामदे में थी कि मैंने बावर्ची खाने में अपनी सास को एक प्लेट में खाना डालते देखा। ये देखकर मुझे हैरानी हुई क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही तो हम दोनों सास बहू ने मिलकर खाना खाया था। ये अचानक मेरी सास को फिर से भूख लग गई। मैंने ये अपने दिल में सोचा था और उस वक्त मैं हैरान रह गई जब मेरी सास ने वो एक ट्रे में रख दी और इसे अपने दुपट्टे से ढाँप कर बावर्ची खाने से बाहर निकली और ऊपरी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ऊपर जब मैंने जल्दी से बरामदे के पिलर के पीछे छुप गई ताकि वो मुझे देख न ले, और फिर मैंने अपनी सास को उस कमरे में खाना ले जाते देख लिया। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि घर में कोई और भी था जिसे मुझसे छुपाया जा रहा था। मगर क्यों? मैं इस घर की बहू थी और अब इस घर का हिस्सा भी बन गई थी, तो इस कमरे में जो भी रहता था मुझे इसके बारे में बता देना चाहिए था। मैं ये बात सोचकर अपने ससुराल वालों से खफा हो गई, मगर मैं नहीं जानती थी कि भला ये मेरे भी भले के लिए था जो वो मुझसे छुपा रहे थे। लेकिन मुझे इस 8वें फर्द को देखने का जुनून सवार हो गया। मैंने सोच लिया था कि एक दिन इस कमरे में जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ कौन रहता था, और आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया। एक दिन जब मेरी सास नहाने के लिए बाथरूम गई तो मैंने सोचा कि अच्छा मौका है कि मैं इस कमरे में झांक लूँ, इसलिए मैं जल्दी से ऊपरी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। सच तो यह था कि ऐसा करते हुए मेरा दिल धक धक कर रहा था क्योंकि मुझे डर था कि कोई दरवाजे से अंदर ना आ जाए। मगर आज मैंने पक्का इरादा कर लिया था, इसलिए मैं नहीं रुकी और इस बंद कमरे के सामने पहुंच गई। और जैसे ही मैंने इस कमरे में झांका, मैंने चीख मारकर बेहोश हो गई क्योंकि वो तो एक बिलानुमा चीज़ थी, सामने ही बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा इतना अजीबोगरीब था कि मैंने तो एक ज़ोरदार चीख मारी और मैं बेहोश हो गई। मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और सब घरवाले मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए थे। और मैंने देखा कि सब बहुत परेशान थे। मुझे होश में आता देखकर मेरी सास कहने लगी, शुक्र है बीना तुम होश में आ गई, वरना मैं तो तुम्हें ऊपर वाले कमरे के सामने बेहोश देखकर डर ही गई थी। ये सुनते ही मुझे वो मंजर याद आ गया जब मैंने उस कमरे में झांका था, इसलिए मैंने घबराकर अपनी सास से पूछा, वहाँ उस कमरे में कौन था? ये सुनकर मेरी सास कुछ देर के लिए खामोश रही और फिर कहने लगी, ये बात मैंने तुमसे इसलिए छुपा ली थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम भी बाकी लोगों की तरह उससे डर जाओगी, मगर तुम खुद ही उस तक पहुंच गई। ये कहकर मेरी सास ने मुझे एक नज़र देखा और कहने लगी, वो मेरा बेटा है जो कि इस वक्त 18 साल का है, मगर उसका जिस्म एक छोटे बच्चे की तरह है। दरअसल मेरे 4 बेटे और 1 बेटी थी और मुझ में मज़ीद बच्चे पैदा करने की ताकत नहीं थी, और यह बात उस वक्त मुझे डॉक्टर ने कह दी थी जब मेरी बेटी पैदा हुई। मगर मैं चाहती थी कि मेरे 5 बेटे हों, इसलिए मैंने फिर एक बार उम्मीद से हो गई और मैंने ये बात सबसे छुपा ली। मगर यह बात मैं अपने शौहर से कैसे छुपा सकती थी? इसलिए जब मेरे शौहर को यह बात पता चली, वो मुझसे बहुत खफा हुआ और उसने मुझसे कहा कि इसे ज़ाया करा दो क्योंकि डॉक्टरों ने तुम्हें मना किया था। अब तुम्हारी सेहत इस काबिल नहीं कि तुम बच्चा पैदा करो। मगर मैं ज़िद पर अड़ गई। फिर एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं डॉक्टर के पास गई और उसने चेकअप करने के बाद उसने मुझे बताया कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं था, मगर अब ये ज़ाया नहीं किया जा सकता था क्योंकि मुझे उस वक्त 8वां महीना था। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। मेरे दिल में यही ख्याल भी आता था कि साइंस खुदा नहीं थी, इसलिए उनकी कही बात झूठ भी हो सकती थी। मगर मुझे डॉक्टरों की बात पर उस वक्त यकीन आया जब ये बच्चा इस दुनिया में आया और हम सब डर गए क्योंकि ये किसी इंसान का बच्चा लग ही नहीं रहा था, क्योंकि इसकी शक्ल तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। सब ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि ये तुम्हारी ज़िद की वजह से हुआ था, मगर मैं इसकी माँ थी, मैं इसे कैसे छोड़ सकती थी। इसलिए मैंने अपने बेटे को ऊपर वाले कमरे में रख लिया और ख़ुद ही उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती हूँ क्योंकि उसके बहन भाई भी तुम्हारी तरह उसे देखकर डर जाते थे, मगर मेरी तो ये औलाद था और मैंने उसे जन्म दिया था, इसलिए मुझे इसका ख्याल रखना था। यह कहकर मेरी सास रोने लगी और फिर मुझसे कहा, लेकिन बीना बेटी, कभी कभी जब मैं बीमार पड़ जाती हूँ ना
तो तो ये सोचती हूँ कि मेरे मरने के बाद इसका कौन ख्याल रखेगा, तब मुझे अपनी गलती का एहसास होता है और मैं सोचती हूँ कि काश मैंने डॉक्टरों की बात मान ली होती, तो आज इस बेचारे को भी इतनी तकलीफ से ना गुजरना पड़ता। ये कहकर मेरी सांस रोने लगी। इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी कभार ऐसी गलती भी कर लेता है जिसका खमियाजा उसे उम्र भर भुगतना पड़ता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा का लालच हमें बहुत दुख देता है, इसलिए खुदा से बहुत ज़्यादा मांगने के बजाय अपनी बेहतरी ही की मांगनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।